अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए दो रूल्स दिए और ये बड़े ही मशहूर हुए बाद में ये रूल्स, और इनको जो है वो किरचॉफ्स रूल्स का नाम दिया गया। ये दो लॉज जो है वो रॉबर्ट किरचॉफ ने दिए थे, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे, और ये दो लॉज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं। इनमें पहला लॉ जो है वो ये किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है, या किरचॉफ फर्स्ट रूल भी इसे कहते हैं, और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉज हैं। अभी हम इनको समझते हैं। किरचॉफ्स लॉ को, फर्स्ट लॉ को या किरचॉफ्स करंट लॉ को समझने के लिए हम एक जो है वो यहाँ पे एक सर्किट देखते हैं। यहाँ पे ज़रा देखें, मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए है। इसको पॉइंट भी कहते हैं, नोड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसे पॉइंट, आपकी बुक में पॉइंट लिखा है, हम इसे पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट की तरफ 4 रजिस्टर्स इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर्स लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो है वो करंट हर रजिस्टर में अपना अपना फ्लो करेगा। तो फ़र्ज़ किया कि फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट I1 है, सेकंड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो I2 है, थर्ड रेजिस्टेंस में करंट I3 और फोर्थ रेजिस्टेंस में करंट I4 है। तो किरचॉफ्स जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कि अगर मेरे पास इस पॉइंट ए पर ना तो कोई करंट जनरेट हो रहा हो, यानी कि इस पॉइंट ए पे ना तो कोई बैटरी लगी हो, सोर्स ऑफ करंट लगा हो, और ना ही इस पॉइंट ए पे कोई करंट इस्तेमाल करने वाली चीज़ लगी हो, यानी कि इस पॉइंट ए के ऊपर ना तो करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, जमा हो रहा हो, ना ही करंट यहाँ पे जो है वो कोई चीज़ इस्तेमाल कर रही हो, तो फिर जितना करंट इस नोड की तरफ आएगा उतना ही करंट इस नोड से परे चला जाएगा। यानी कि अगर इस पॉइंट ए के ऊपर कोई सोर्स भी ना हो और कोई सिंक भी ना हो, सोर्स कहते हैं करंट जनरेट करने वाली चीज़ को, और सिंक कहते हैं करंट इस्तेमाल करने वाली चीज़ को, इस पॉइंट के ऊपर ना तो करंट बन रहा है ना करंट इस्तेमाल हो रहा है। इस पॉइंट पे जितने करंट्स हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो जितना करंट इस नोड या इस पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही करंट इससे बाहर निकलेगा। तो सम ऑफ करंट एट एनी पॉइंट विल बी ज़ीरो। यहाँ पे ज़रा देखें, I1 और I2 जो दो करंट्स हैं ये नोड ए की तरफ आ रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि I1 5 एम्पेयर है और I2 4 एम्पेयर है, तो ये टोटल 9 एम्पेयर बन गया। तो फिर I3 और I4 भी इस तरह ही होंगे कि ये टोटल इनका मजमुआ कितना हो, 9 हो, यानी कि फिर ये 6 एम्पेयर हो जाएगा और ये जो है वो 3 एम्पेयर। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 2 एम्पेयर हो और ये 7 एम्पेयर हो जाए, जैसे भी जो है वो। लेकिन ये है कि अगर 9 एम्पेयर इस पॉइंट ए की तरफ आ रहा है तो 9 एम्पेयर ही इस पॉइंट ए से परे भी जाएगा। इसी को हम कहते हैं किरचॉफ्स पॉइंट रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ। लेकिन शर्त यह है कि पॉइंट ए के ऊपर कोई सोर्स भी नहीं होना चाहिए, कोई सिंक भी नहीं होना चाहिए। सो किरचॉफ्स करंट रूल को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, सो समेशन ऑफ करंट्स आई टूवर्ड्स ए नोड या एट ए नोड और एट ए पॉइंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। पॉइंट भी कह सकते हैं, नोड भी कह सकते हो। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट्स का मजमुआ है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या होगा, I1 प्लस I2 मैंने पॉजिटिव लिया है, यानी कि, और ये कन्वेंशन याद रख लें, करंट जो टुवर्ड्स द नोड है उसे पॉजिटिव लेना है और करंट जो अवे फ्रॉम द नोड है उसे नेगेटिव लेना है। तो हम करंट टुवर्ड्स द नोड जो कि I1 और I2 है इनको पॉजिटिव ले रहे हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 और I4 अवे फ्रॉम द नोड है, नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये इनका सम ज़ीरो होगा। यहाँ से आपके पास आएगा I1 प्लस I2, ये भी 9 आया था हमारी मिसाल में, और ये I3 और I4 इनका मजमुआ भी 9 आया। सो वी मे से दैट सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स ए पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसी को हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ। क्योंकि किरचॉफ के फर्स्ट रूल में करंट्स कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, इसीलिए किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो किरचॉफ्स सेकंड रूल है, और इसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, यानी कि ये वोल्टेजेस का जो है वो रूल है, तो इसको हम जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
पहले हम देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ किसी पॉइंट के लिए था, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी लूप के लिए होता है। लूप आपको पता है कि किसी भी जो है वो क्लोज्ड सर्किट को कहते हैं। फर्ज किया कि मेरे पास ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट आ गया जिसमें दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और साथ में दो जो है वो ईएमएफ के सोर्सेज लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास एक लूप बन गया, एक चक्कर बन गया। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल इस्तेमाल होगा। तो इसे किरचॉफ्स सेकंड रूल भी कहते हैं, कि वोल्टेज का रूल भी कहते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या कहता है कि किसी भी एक लूप में जितने भी वोल्टेज चेंजेस आती हैं, किसी भी एक लूप में जितनी भी वोल्टेजेस की चेंजेस आती हैं ना, उनका मजमूआ ज़ीरो होता है। अभी हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये सोर्स है E1 और ये सोर्स है E2 और साथ में दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं R1 और R2, ये सर्किट में लगे हैं। अगर E1, अब ये करंट किस तरफ बहेगा, ये E2 जो है ज़रा देखें, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, ये ऊपर को करंट भेजना चाहेगा, और ये E1 इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, तो ये बाएं जानब करंट भेजना चाहेगा। तो दोनों करंट्स आपस में लड़ेंगे। अब अगर तो E1 जो EMF है इसकी वैल्यू E2 से ज़्यादा हुई तो करंट ये वाला जीत जाएगा। तो नेट करंट जो कि टोटल करंट होगा वो बाएं जानब फ्लो करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस लूप में करंट घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर E2 ज़्यादा हो और E1 कम हो तो फिर E2 का करंट जीत जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है, नेट करंट है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अब हम फ़र्ज़ करते हैं अपनी इस मिसाल में कि E1 जो EMF का सोर्स है ये ज़्यादा EMF रखता है और E2 कम EMF रखता है, तो करंट इस सर्किट में I फ्लो करेगा। नेट करंट की बात हो रही है, जो कि इन दोनों EMFs के जो करंट I1 और I2 उनके जो है वो डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये बात याद रख लें कि अगर आप वोल्टेज राइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर वोल्टेज ड्रॉप को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अगर आप जो है वो वोल्टेज, जैसा कि हम जो है वो पहले भी, बल्कि हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक में देखेंगे, तो आप ऐसा करें कि वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लें और वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लें। तो अभी हम ज़रा देखते हैं इसी लॉ को। तो आपने पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम जो है वो वोल्टेज को या पोटेंशियल को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि Q चार्ज के पोटेंशियल को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो KVL को समझने के लिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये जो सोर्स है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा चार्ज डेल्टा Q को। कितनी एनर्जी, इसके EMF से चार्ज डेल्टा Q को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सोर्स E डेल्टा Q एनर्जी सप्लाई करेगा चार्ज को। अब ये चार्ज जिस रेजिस्टेंस में आएगा तो एनर्जी जो होगी इस चार्ज की ड्रॉप होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस में एनर्जी जो है वो सप्लाई तो नहीं हो सकती, चार्ज को एनर्जी जो है वो चार्ज को सप्लाई नहीं हो सकती, बल्कि चार्ज की एनर्जी लूज़ होती है, ड्रॉप होती है। अब ये वाला चार्ज यहाँ से जो है वो इस E2 में आएगा और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसका मतलब है ये अपनी एनर्जी को ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी चार्ज को, यहाँ भी एनर्जी ड्रॉप की उसने और यहाँ भी एनर्जी ड्रॉप कर दी, और फिर रेजिस्टेंस आगे आ रही है तो यहाँ भी चार्ज अपनी एनर्जी ड्रॉप करके बिल्कुल जो है वो थक जाएगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि हमने जो है वो एक टॉपिक में पीछे जो है वो देखा था, उस टॉपिक का EMF के टॉपिक में हमने ये देखा था। और अब ये सोर्स फिर उस चार्ज को पकड़ेगा, उसे फिर एनर्जी देगा और ऐसे ये चार्ज इस साइकिल में फ्लो करता रहेगा। तो किरचॉफ्स जो है वो रूल को समझने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी में तब्दीलियाँ आती हैं उनका मजमूआ ज़ीरो होता है। तो इस यहाँ पे चार्ज की एनर्जी E1 डेल्टा Q थी, यहाँ चार्ज की एनर्जी जो है वो, यहाँ पे चार्ज की एनर्जी क्या होगी, IR, यहाँ पे जो है वो एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास चार्ज की एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि इस चार्ज का करंट I है तो यहाँ पे जो एनर्जी ड्रॉप होगी वो IR होगी। यहाँ पे जो एनर्जी है वो E2 डेल्टा Q होगी और यहाँ पे IR
2 होगी। तो ये अगर मैं इन्हीं चारों एनर्जीज को जमा कर लूँ तो जवाब 0 आएगा। लेकिन याद रखें एनर्जी राइज को आपने पॉजिटिव लेना है और एनर्जी ड्रॉप को आपने नेगेटिव, यानी कि सिर्फ ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। तो चलिए चलते हैं E1 डेल्टा क्यू, जो कि E1 सोर्स की जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस IR1 डेल्टा क्यू, ये आपके पास IR1 पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू और चार्ज को मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। IR1 वो पोटेंशियल है और IR1 डेल्टा क्यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। हम चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जीज लिख रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे डेल्टा क्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई ना करें तो फिर वो पोटेंशियल होता है। तो ये कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट रजिस्टर में जो एनर्जी थी वो कितनी थी, IR1 डेल्टा क्यू, फिर माइनस E2 डेल्टा क्यू और माइनस IR2 डेल्टा क्यू। तो ये सम 0 होना चाहिए। अब डेल्टा क्यू को अगर आप यहाँ से कॉमन लें और उस पर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ 0 पे डेल्टा क्यू को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मेरे पास नेट रिजल्ट आएगा E1 माइनस I1 R1 माइनस E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, यानी कि चार्ज कट गया तो पोटेंशियल एनर्जीज का सम अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम भी 0 होगा, यानी कि द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस in a closed circuit is 0 or algebraic sum of potential changes in any system, any closed circuit or closed circuit system will be 0. This is Kirchhoff's voltage law. अब क्योंकि ये जो है वो Kirchhoff's voltage law जो है ये एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करता है, इसलिए ये मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो किरचॉफ्स के 2 लॉज देखे हैं। अब हम देखेंगे कि ये किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये अप्लाई कहाँ पे होते हैं। याद रखें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई होता है और किरचॉफ्स जो सेकंड लॉ है वो लूप्स के ऊपर, यानी कि इस तरह के जो लूप्स हैं वहाँ पे अप्लाई होता है। इससे पहले कि हम जो है वो इन लॉज को जो है वो मज़ीद अप्लाई करें, हम यहाँ पे जो है वो कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल, अगर आपने किसी सर्किट को सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले उस सर्किट में जो मौजूद लूप्स हैं उन लूप्स को आइडेंटिफाई करना है। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये सर्किट है ना, तो यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे 2 लूप्स हैं। आपने लूप्स ऐसे सेलेक्ट करनी, ऐसे चक्कर सेलेक्ट करने हैं कि उसमें सारे के सारे सोर्सेज भी शामिल हो जाएं और सारे के सारे जो है वो रेजिस्टेंसेस भी शामिल हो जाएं। अब देखें, अगर मैं इस वाले चक्कर को कंसीडर करता हूँ, ये वाले दरमियान वाले चक्कर को, तो मेरे पास जो है वो ये तो सारे के सारे सोर्सेज E1 E2 R2 और R जो ये मेरे पास 3 है, ये वाले तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये बच जाते हैं। तो मुझे 2 लूप्स लेनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये। अब ज़रा देखें, ये लूप्स मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले आपने लूप सेलेक्ट करनी है और लूप्स आपने ऐसे सिलेक्ट करनी है कि सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं और सारे के सारे सोर्सेज हैं वो लूप में कम से कम एक बार ज़रूर आएँ। एक से ज़्यादा बार आ जाएँ तो खैर है, लेकिन एटलीस्ट एक बार ज़रूर आए। नंबर 2 आपने ये करना है कि आपने हर लूप का करंट जो है वो सपोज करना है, उसको नाम देना है। इस लूप का करंट I1 है, इसका I2, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज जो है वो एज्यूम किया है तो दूसरी फिर सारी लूप्स का करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देना है, किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर देना है। जब हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे तो उससे इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशंस को हम फिर सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे इक्वेशंस देखते हैं ज़रा कैसी बनती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास कुछ जो है वो इक्वेशंस होंगी। ये एक एग्जाम्पल की जो है वो फिगर है। तो यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस लिख लेते हैं। इस रूल की जो इक्वेशन है ज़रा देखें, तो सबसे पहले ये करंट जो है वो यहाँ से आएगा, तो ये E1 वोल्टेज ड्रॉप है तो मेरे पास माइनस E1 आ जाएगा, प्लस I1 R1। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको समझिए। माइनस E1 प्लस I1 R1 आपने कर लिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपने I1 माइनस I2 लेना है या I2 माइनस I1। ये कैसे करेंगे ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ज़रा देखें, इस रेजिस्टेंस में I1 करंट ऊपर की जानब जा रहा है और I2 करंट नीचे की जानब, यानी कि इस रेजिस्टेंस में इस करंट का कुछ हिस्सा भी गुजर रहा है और इस करंट का कुछ हिस्सा भी। आप चूँकि इस वाली लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, हमने रूल अभी जो है वो पढ़ रहे हैं हम
पहला रूल हमने ये पढ़ा कि हम लूप्स बना लें, प्रोसीजर हमने कैसे सर्किट्स को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने ये देखा कि लूप्स कैसे सिलेक्ट करनी है और फिर लूप्स के करंट बना लिए। अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए आपके पास इन सब के वोल्टेजेस का सम 0 होना चाहिए, तो हम इक्वेशन लिखना चाह रहे थे। तो अब पहले मैं इस वाली लूप को देख लेता हूँ, BADC को, ये लूप मैं देख रहा हूँ। तो E1 माइनस E1 यानी कि ये वोल्टेज ड्रॉप है, प्लस I1 R1, यहाँ पे तो सिर्फ I1 ही करंट गुजर रहा है। अब इस मसला है इस रेजिस्टेंस का और इस वाले का मसला है। तो इस रेजिस्टेंस में ऊपर की जानब I1 करंट है, नीचे की जानब I2 है। अगर आप इस लूप के ऊपर इक्वेशन लगा रहे हैं तो आप फ़र्ज़ करेंगे कि ये तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फ़र्ज़ क्या करना, ज़ाहिर सी बात है कि फिर इस लूप का करंट तो ऊपर की जानब जा रहा है, यानी कि ये करंट जीत रहा है, ये करंट हार रहा है। इस लूप में ये क्लॉकवाइज ये वाला करंट जो अपवर्ड करंट है ये जीत रहा है, डाउनवर्ड करंट हार रहा है। तो फिर इसका मतलब नेट करंट क्या आएगा, I1 माइनस I2, क्योंकि आप हमेशा डिफरेंस लेने के लिए ज़्यादा में से कम को जो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी इक्वेशन फिर क्या बनेगी, माइनस E1 माइनस I1 R1, फिर माइनस I1 माइनस I2 R2, और फिर बनेगी मेरे पास प्लस E2। तो ज़रा देखें ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई। इसी तरह आप जो है वो इसके ऊपर भी इक्वेशन लिखें, और बेसिक मैथ में आपने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी हुई हैं, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको E1 E2 E3 वगैरह की वैल्यूज सारी मिल जाएंगी। तो ये फ़ायदा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का और किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर कोई नोड हो तो वहाँ पे आप इक्वेशंस लगा के करंट्स भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, और इस एप्लीकेशन से हम अननोन रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कैसे मालूम करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।